नमस्कार, मैं यशवीर सिंह और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग हमारा टॉपिक चल रहा था, मराठा राज्य चल रहा था। और मराठा राज्य में हम लोग पढ़ रहे हैं पेशवाओं के अधीन मराठा राज्य। यानी कि आज हमें जो डिस्कस करना है पेशवाओं को ही डिस्कस करना है। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, हम जो कुछ पेशवाओं को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करा था बालाजी विश्वनाथ को, जो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं 1713 से 1720। और दूसरा जो डिस्कस किया था हमने बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। और तीसरा जो हम डिस्कस किए थे वो किए थे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। ठीक है। लास्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया था बालाजी बाजीराव, और मैंने आपको बताया था कि बालाजी बाजीराव के विषय में पूरी कहानी आपको समझाई थी। और बालाजी बाजीराव के ही समय का युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो उस युद्ध को हमने बेहतर तरीके से डिस्कस किया था, जिस पर स्पेशली अलग से एक वीडियो रही थी हमारी पानीपत के तृतीय युद्ध के में, ठीक है, को लेकर के। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के बाद, है ना, ये पेशवा था बालाजी बाजीराव, इसका देहांत हो जाता है। और अगला जो पेशवा बनता है, तो वो पेशवा कौन बना था आपका? तो बना था माधवराव फर्स्ट, माधवराव प्रथम। और माधवराव प्रथम का जो कार्यकाल था वो था आपका 1761 से 1772। ठीक है। यानी कि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, माधवराव प्रथम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो माधवराव प्रथम को डिस्कस करने के बाद उसकी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो डाल लीजिएगा आप हेडिंग, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद आपकी हेडिंग हो जाएगी माधवराव प्रथम, पेशवा माधवराव प्रथम। ठीक है। माधवराव प्रथम कार्यकाल था 1761 से 1772। ठीक है। तो पहली बात माधवराव के विषय में, इसका पिता कौन था? तो ये जो था, क्या कहते हैं, आपका बालाजी बाजीराव का पुत्र। ठीक है। और ये जो था कम आयु में ही क्या बना था? पेशवा बन गया था। 17 वर्ष की आयु में पेशवा बन गया था, तो ज़्यादा परिपक्व नहीं था। तो इसके संरक्षक के रूप में इसका चाचा था राघोबा या रघुनाथ राव, वो इसका संरक्षक बना था। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके विषय में हो जाएगा 17 वर्ष की आयु में पेशवा बना। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया 17 वर्ष की आयु में बना है, तो अधिक मैच्योर नहीं है, तो इसलिए क्या बना? इसका एक संरक्षक बनाया गया। संरक्षक समझते हैं ना आप, उसके अंडर में इसने शासन करता, संरक्षक बनाया गया। और वो संरक्षक था आपका रघुनाथ राव को राघोबा भी कहा जाता है। रघुनाथ राव को कहते हैं, राघोबा भी कहते हैं। ठीक है। ठीक। तो रघुनाथ राव को राघोबा भी कहा जाता है, ये याद रखना आप, कई बार ऑप्शन में आपको राघोबा ही मिल जाएगा। ठीक है। और इस राघोबा से, रघुनाथ राव से प्रश्न आते भी हैं। अभी आगे चल के बताऊंगा कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। दूसरी बात, अब ये 17 वर्ष की आयु में बना था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बड़ा तो होगा ही भाई। तो ये जब ये बड़ा हुआ तो इसने अपने हाथ में शक्तियों को कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे इसने क्या करा? रघुनाथ राव अथवा राघोबा के जो, मतलब क्या कहते हैं, इसका प्रभाव था, उससे मुक्त होना प्रारंभ कर दिया। तो ये बात कहीं से कहीं तक भी रघुनाथ राव को पसंद नहीं आई। इसलिए क्या हुआ? माधवराव प्रथम के, यानी कि पेशवा के, और रघुनाथ राव के मध्य क्या हुए? मतभेद प्रारंभ हो गए। मतभेद प्रारंभ, तो आप लिख देंगे यहाँ पर पेशवा से मतभेद प्रारंभ। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों हुए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके बाद में इसने क्या करा? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसने क्या करा? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्लियर? चलो ठीक है, इस्तीफा दे दिया। अब इसके लिए अभी भी किसी न किसी की आवश्यकता थी। इतना बड़े मराठा राज्य को संभालने के लिए इसे अभी भी थोड़ी सहायता थी। इसने क्या करा? अपनी सहायतार्थ, प्रशासन की सहायता के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की थी, और उसका नाम था नाना फडणवीस की नियुक्ति।
तो इसने बच्चा क्या करा, जब इसने इस्तीफा दे दिया उसके बाद माधवराव प्रथम ने अपनी सहायता के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उस व्यक्ति का नाम था नाना फडणवीस की नियुक्ति। किसके लिए? प्रशासन में सहायता के लिए। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? चलो आगे इसको रफ करें, फिर आगे बताता हूं इसके विषय में। ठीक है, इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो उत्तरोत्तर मुगल काल जो मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर मैंने शाह आलम सेकंड आपको मुगल शासक पढ़ाया था। ठीक है, तो उसके विषय में आपको पूरी जानकारी दी थी, तो वही टॉपिक यहाँ पर आएगा एक बार से। आपने नाम सुना है इसी माधवराव फर्स्ट के अंतर्गत ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक नाम सुना होगा आपने, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, ठीक है। महादजी सिंधिया कौन था बच्चा? तो ये था मराठा सरदार। कौन था? मराठा सरदार था। इस महादजी सिंधिया ने 1772 में एक कार्य किया था। क्या करा था? एक कार्य किया था। कार्य इसने ये करा था कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है, वो जो था नजीबुद्दौला जो मीर बख्शी था, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, अटैक के समय नजीबुद्दौला, है ना, तो नजीबुद्दौला के डर की वजह से जो था वो दिल्ली में ना रह करके इलाहाबाद में रह रहा था। कहाँ रह रहा था? इलाहाबाद में। और 1765 में जब अंग्रेजों और नवाब, अंग्रेजों के मुगल बादशाह के एक मध्य संधि हुई थी आपकी, ठीक है, और तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा ये जो था मुगल बादशाह जो था अंग्रेजों का पेंशनर एक प्रकार से बन करके इलाहाबाद में ही रहने लगा था और दिल्ली नहीं गया था। लेकिन महादजी सिंधिया ने 1772 में शाह आलम सेकंड या अली गौहर जो मुगल बादशाह था उस समय, उसको इलाहाबाद से ले जा करके दिल्ली में जो मुगल सिंहासन था उस पर बैठाल दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किस वर्ष 1772 में किसने, महादजी सिंधिया ने, किसको? आपके शाह आलम सेकंड या अली गौहर को। किस पेशवा के समय? माधवराव प्रथम के समय। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे यहाँ पर, इसमें महादजी सिंधिया में से एरो बना करके 1772 में 1772 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ब्रैकेट में लिख देना अली गौहर, शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद से ले जाकर दिल्ली में मुगल सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि मुगल बादशाह 1765 से अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रह रहा था। और जैसे ही, अब लिखना नहीं है, जैसे ही 1772 में इसको मराठों द्वारा जब इसको दिल्ली में बैठा दिया गया तो इसने अंग्रेजों का संरक्षण छोड़ करके मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात याद रखना। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो 1772 से जो मुगल बादशाह था वो मराठों के संरक्षण में आ गया था। ठीक, ये हो गया इसके विषय में। नेक्स्ट अब इसकी मृत्यु की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से मृत्यु हुई थी। तो अगर इसकी मृत्यु की मैं बात करूं वर्ष की, तो मृत्यु हुई थी 1772 में। कारण क्या था इसकी मृत्यु का? तो कारण था भाई इसका क्षय रोग मतलब टीबी जो बीमारी होती है उसकी वजह से इसकी बीमारी हुई थी। और ये जो था अंतिम सफल पेशवा था। इसके बाद जो पेशवा हुए वो सब बेकार थे, है ना। तो अंतिम सफल पेशवा था वो माधवराव प्रथम ही था। अगर ये कुछ और लंबे समय तक जी जाता तो मराठों का इतिहास में थोड़ा बदलाव हो जाता, हो सकता है अच्छी स्थिति में मराठा और आ जाते। ठीक है, और बाकी वैसे मैं इसके विषय में बता चुका हूँ। उसने जो आपका था हैदर अली, है ना, जो मैसूर राज्य में था, तो जब मैंने आपको मैसूर राज्य पढ़ाया था वहाँ बताया था कि हैदर अली पर माधवराव प्रथम के समय अनेकों अटैक हुए थे और जिसमें हैदर अली ने माधवराव प्रथम को फाइनली चौथ देना स्वीकार किया था। तो चाहे तो आप एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, चाहो तो नीचे भी बना के लिख सकते, वरना कोई जरूरत नहीं है ना। निजाम तथा हैदर अली ने माधवराव प्रथम को चौथ देना स्वीकार किया। अब वो युद्ध कितने हुए थे? 3-4 बार अटैक किया था। किस किस वर्ष किया था हैदर अली पर अटैक? वो सब मैं आपको हैदर अली जब राज्य टॉपिक पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको सब बताया हुआ है, तो उसको दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप नोट्स खोलेंगे तो मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा माधवराव प्रथम। अब इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, माधवराव प्रथम के बाद देखते हैं कौन सा पेशवा आता है। ठीक है,
तो रेगुलर नोट्स बनाओ आप लोग, है ना, बढ़िया से मेहनत करो, क्योंकि आधुनिक भारत में आपको पूरा A to Z कवर कराऊंगा, ठीक है। भारत की आज़ादी के पश्चात तक, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के काल तक मैं आपको पूरा आधुनिक भारत कवर करा दूंगा, ठीक है, जिससे आपके आधुनिक भारत की कोई समस्या नहीं रहेगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेशवा बना था वो बना था नारायण राव। नारायण राव, इसको पूरा लिख दो नारायण राव, कोई बात नहीं है, नारायण राव। इसका जो कार्यकाल था 1772 से 1773, यानी 1772 से 1773 इसका कार्यकाल था। ये जो था नारायण राव जो था, ये बच्चा भाई था किसका, तो ये भाई था आपका माधवराव प्रथम का, माधवराव प्रथम का भाई, ठीक है। दूसरी बात इसके विषय में, इसका जो चाचा था राघोवा, यह भी पीछे बताया था, रघुनाथ राव, रघुनाथ अथवा राघोवा, ब्रैकेट में चाचा, किसका चाचा था ये, नारायण राव का। तो राघोवा अथवा रघुनाथ राव द्वारा हत्या, ठीक है। 1773 में नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव अथवा राघोवा द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और इसके पश्चात कुछ समय के लिए राघोवा अथवा रघुनाथ राव क्या बनता है, पेशवा बनता है, ठीक है। तो इसके विषय में और कुछ खास नहीं है, बस इसमें इतना ही लिखना है। अब आपकी हेडिंग हो जाएगी राघोवा अथवा रघुनाथ राव, क्योंकि ये भले से कुछ समय के लिए बना पेशवा, लेकिन बना तो था, लेकिन इसलिए हमें इसे पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी रघुनाथ राव ऑब्लिक राघोवा। और ये जो पेशवा रहा था 1773 से 1774 रहा था। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको। तो ये तो आप जानते हो, ये था कौन, बालाजी बाजीराव का भाई था। क्लियर, तो चाहे तो आप ले सकते हैं पहला पॉइंट बालाजी बाजीराव का भाई। वैसे मैं इसके विषय में आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरी बात, आप पहला पॉइंट लिखेंगे इसके विषय में, नारायण राव की हत्या कर पेशवा बना, पेशवा बना, ठीक है। अब समझने, मेरी बात में लिखवाऊंगा अपनी लैंग्वेज में, आप पहले समझ लो। इसका क्या हुआ, 1773 में इसने नारायण राव को मार दिया, अपने भतीजे को ही मारा था, इसका भतीजा था वो नारायण राव। अब मारने के बाद जब ये पेशवा बना तो इसका विरोध हुआ। विरोध विशेष रूप से दो लोगों ने करा, एक तो करा था सखा राम बापू ने, और एक व्यक्ति था नाना फडणवीस। मेरी बात समझना, सखाराम बापू और नाना फडणवीस, इन दो लोगों के द्वारा रघुनाथ राव अथवा राघोवा के, है ना, पेशवा बनने का विरोध किया गया। इस बात को लेकर के इनके मध्य काफ़ी मतभेद भी हुए थे, और फाइनली राघोवा के खिलाफ नाना फडणवीस ने और सखाराम बापू ने मिल करके एक मराठा दल बनाया, ठीक है। उस मराठा दल ने क्या करा, ये निर्णय दिया कि राघोवा को उसके पद से, पेशवा के पद से हटा दिया जाए, और नारायण राव का बेटा था माधव राव नारायण, उसको क्या बनाया जाए, नया पेशवा बनाया जाए। तो मजबूरन जब इसको पद से हटा दिया गया मराठा दल के द्वारा, तो ये भाग गया। और कहाँ भागा, पुणे में था, पुणे से भाग के कहाँ पहुंचा, बम्बई। और बम्बई में जाकर के इसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। तब अंग्रेजों ने क्या करा, इसको सहायता दी, और अंग्रेजों ने इसको कहा कि तू हमारे पास आया तो हम तुझे क्या बना देंगे, आगे चल के पेशवा बनाएंगे। कहाँ का, मराठों का। तो इसलिए क्या करा, ये अंग्रेजी गोद में जाकर के बैठ गया, और इसी के कारण फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो वो सब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बाद में, जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, तो आप वो लिख लो। लिखना क्या है इसके विषय में, यहाँ पर आपको लिखना है राघोवा के पेशवा बनने पर, राघोवा के पेशवा बनने पर, राघोवा के पेशवा बनने पर नाना फडणवीस तथा सखाराम बापू, लिख दे रहा हूं ये सखाराम बापू, है ये सखाराम बापू, राघोवा के पेशवा बनने पर नाना फडणवीस तथा सखाराम बापू द्वारा विरोध किया गया। और इसी विरोध के चलते इन दोनों से मतलब कौन, नाना फडणवीस सखाराम बापू, इन दोनों ने एक मराठा दल बनाया। अब जो आपका शब्द आया दल में से एरो बना के लिखना, उसका नाम बता रहा हूं क्या था। उसका नाम था भाई 12 भाई, इसका नाम है दल का 12 भाई परिषद,
12 भाई परिषद, दल का नाम क्या था? 12 भाई परिषद, या इस दल को दूसरा नाम भी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो काउंसिल ऑफ रीजेंसी या काउंसिल ऑफ रीजेंसी दल बनाया, तो उसका नाम क्या था? 12 भाई परिषद, या 12 भाई परिषद को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ रीजेंसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब आप आगे राघोबा के विषय में, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। मराठा दल ने राघोबा को पेशवा के पद से हटाकर माधवराव नारायण को अगला पेशवा घोषित किया, जिसके कारण राघोबा पुणे छोड़कर मुंबई अंग्रेजों की शरण में जा पहुंचा। ठीक है, बस इतना रहने दो, बाकी मैं आपको फिर बताऊंगा इसकी कहानी क्या हुई थी जब मैं आपको युद्ध पढ़ाऊंगा तब। तो ये हो गया बच्चा राघोबा। ठीक है, अब अगला आपकी हेडिंग हो जाएगी कौन? माधवराव नारायण। अगला पेशवा हेडिंग हो जाएगी आपकी माधवराव नारायण, या कई बार इसको हम इसको डायरेक्टली माधवराव सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसके विषय में, भाई इसका कार्यकाल क्या था? तो ये बना था आपका 1774 से 1796, 1796 था। ये माधवराव था कौन? तो ये था आपका नारायण राव का पुत्र। ठीक है, नारायण राव का पुत्र था। नेक्स्ट इसके विषय में और अगला पॉइंट, प्रमुख घटनाएं। इसके समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, इनको विशेष रूप से आपको याद करना है। ठीक है, 2 प्रमुख घटनाएं थी इसके समय की, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी 2 प्रमुख घटनाएं थी। ठीक है, तो प्रमुख घटनाएं 2 थी, इसको थोड़ा समझना। मैं पहले क्या बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट सुन लो, उसके बाद आप लिख लेना। मैं आपको यहाँ पर ये जो प्रमुख घटनाएं माधवराव नारायण के विषय में बताऊंगा अभी, है ना, और फिर अगला शासक जो आएगा, अगला पेशवा जो आएगा बाजीराव द्वितीय, उसके समय की भी कुछ प्रमुख घटनाएं बताऊंगा। तो इन घटनाओं को केवल मैं यहाँ पर आपका वर्ष लिखा रहा हूँ और उस घटना का नाम लिखा रहा हूँ। ठीक है, इनको मैं यहाँ पर डीपली डिस्कस नहीं करूंगा। जब मैं आपको आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाऊंगा, पहला द्वितीय तृतीय तीनों पढ़ाऊंगा, तब ये घटनाएं विस्तार रूप से वहां पर मैं आपको इनको पूरा कहानी के रूप में बताऊंगा। इनको केवल इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि ये आपके एक बार नोट्स में यहाँ लिख जाएंगे और दोबारा से युद्ध में लिख जाएंगे, तो आपको ये बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके समय की प्रथम जो घटना थी वो थी सूरत की संधि। और सूरत की संधि हुई थी 1775 में। अब किसके मध्य हुई थी, क्यों हुई थी, और इस सूरत की संधि का, है ना, भारतीय इतिहास में या मराठा के इतिहास में क्या परिणाम रहा, क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपको पढ़ाते समय। ठीक है, इसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी इसके समय की प्रमुख जो घटना थी वो था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को जो आधार प्रदान करा था, या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो कारण था, वो सूरत की संधि ही थी। ठीक है, तो इन चीजों को डिस्कस मैं कब करूंगा, जब आपके ये पेशवा वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और जब मैं आंग्ल मराठा टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। ये जो युद्ध हुआ था आपका, लिख देना आप इसको, 1775 से 1782 हुआ था, 1775 से 1782। तो जब ये 1775 से 1782 हुआ था, तो इस प्रथम आंग्ल युद्ध की 3 संधियां हुई थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी, सूरत की संधि और दूसरा क्या था इसके समय का, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, है ना, 3 संधियां हुई थी। उन 3 संधियों को हमें जानना जरूरी है। एक थी आपकी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो हुई थी बच्चा, वो हुई थी 1776 में हुई थी।
एक पुरंदर की संधि पढ़ाई थी मैंने आपको शिवाजी के समय की, वो अलग थी पुरंदर की संधि, ये पुरंदर की संधि अलग है, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। दूसरी संधि हुई थी इसके समय की बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि, और ये हुई थी 1779 में, क्लियर। और तीसरी थी आपकी सालवाई की संधि, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है सालवाई की संधि, ये आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम तक में सालवाई की संधि पूछी जाती है, और ये हुई थी 1782 में, ठीक है। तो कुल मिला के 3 संधियों को विषय में हमें जानना है, क्योंकि इन 3 संधियों के इर्द गिर्द ही प्रथम मंगल मराठा युद्ध आपका घूमेगा, तो इसलिए इनको यहाँ पर एक बार पढ़ ले रहे हैं, आपका वर्ष याद हो जाएगा, आपको बार बार ये रटनी पड़ेंगे, याद करनी पड़ेंगे इनके वर्ष भी। अब इन किसके मध्य हुई थी, जब मैं प्रथम मंगल मराठा युद्ध पढ़ाऊंगा तब इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पुरंदर 1776 में हुई थी, बड़गांव 1779 में हुई थी, और सालवाई की संधि 1782 में हुई थी, क्लियर। नेक्स्ट माधवराव नारायण की प्रथम में इसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इसके विषय में क्या आता है, देखो इसके समय जो मराठा शक्ति का प्रतीक था, मराठा शक्ति का प्रतीक 2 लोग थे, मेरी बात समझ गए। पेशवा इतना मजबूत नहीं था, इसके जो सरदार हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। तो माधवराव नारायण अथवा माधवराव द्वितीय के समय जो मराठा शक्ति का प्रतीक था वो 2 लोग थे। एक तो था आपका महादजी सिंधिया, ये वही सिंधिया है जिसने क्या करा था, आपका मुगल बादशाह को गद्दी पर बैठाया था, और दूसरा था नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, ठीक है। यहाँ पर मेरी बात समझना, महादजी सिंधिया का 1794 में क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। तो ये 2 बड़ी शक्तियां थी इसके समय, एक महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, और दोनों ही अधिक से अधिक अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे मराठा राज्य के अंदर, ठीक है। इस दौरान महादजी सिंधिया की मृत्यु 1794 में निधन इसका हो जाता है, तो बचा कौन, नाना फडणवीस। तो सारी पावर जो किसके हाथ में आ गई, नाना फडणवीस के हाथ में आ गई, यानी कि पेशवा कुछ नहीं, सब कुछ कौन था, नाना फडणवीस। और नाना फडणवीस ने इस हद तक पेशवा को परेशान कर दिया था कि 1796 में पेशवा को यानी कि माधवराव सेकंड को आत्महत्या करनी पड़ गई थी, और 1796 में आत्महत्या कर ली, किसके कारण, नाना फडणवीस के कारण, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा उसको दुखी कर रखा था, ठीक है। तो लिख देना आप इसके आगे एरो बना करके, नाना फडणवीस के एरो बना करके, मैं लिखवा रहा हूँ आपको, लिखना क्या है, लिख देना 1794 में 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात, महादजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण शक्ति नाना फडणवीस में समाहित हो गई, नाना फडणवीस में समाहित हो गई, ठीक है। इतना लिखना, अभी आगे मत लिखना, मैं खुद लिखवाऊंगा आपको। नेक्स्ट अब इसके विषय में लिखेंगे मृत्यु, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो अभी आपको बताया था मैंने कैसे हुई थी। अब पहले आप वर्ष लिखेंगे, वर्ष कब हुई थी, 1796 में। तो कैसे हुई थी, आत्महत्या किया था, आत्महत्या लिख देना, आत्महत्या किया, आत्महत्या क्यों किया, कारण क्या था, तीसरा पॉइंट कारण, तो लिख देना नाना फडणवीस के कारण, किसके कारण, नाना फडणवीस के वजह से। नाना फडणवीस ने इसको इतना अधिक परेशान कर दिया था, सारी शक्ति नाना फडणवीस के हाथ में कुछ भी नहीं थी, पेशवा के हाथ में, तो दुखी हो गया था, फाइनली इसने आत्महत्या कर ली थी, क्लियर। तो ये हो गया हमारा माधव नारायण राव। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, अब जो हमारा अगला पेशवा हमें पढ़ना है, लास्ट पेशवा है, और वो है आपका कौन, बाजीराव द्वितीय। बहुत ज़्यादा लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अंतिम पेशवा कौन था, तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, और उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बाजीराव द्वितीय ये अंतिम पेशवा था, इसका जो कार्यकाल था वो 1796 से 1818 था, क्लियर। इसके बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। तो इसके विषय में पहला फैक्ट लिखेंगे आप, बाजीराव प्रथम के समय में अंतिम पेशवा क्या था, अंतिम पेशवा था, ठीक है। और अंतिम पेशवा का कार्यकाल हो गया, ये भी ठीक है। अच्छा ये किसका पुत्र था, तो लिख देना आप राघोबा का पुत्र, रघुनाथ राव नहीं था, उसी का पुत्र था, राघोबा का पुत्र था, ये राघोबा का पुत्र था, ठीक है। अब आप लिखेंगे इसके समय की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं, जिस प्रकार से वहाँ प्रमुख घटनाएं थी माधवराव द्वितीय के समय की, उसी
प्रकार से इसके समय की प्रमुख घटनाएं हैं। क्लियर? मैं इसको रब कर दूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा इसके लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो इसके समय की पहली घटना क्या थी? बेसिन अथवा बसीन की संधि। बेसिन अथवा बसीन की संधि इसके समय की पहली प्रमुख घटना थी, जो कि 1802 में हुई थी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी घटना इसके समय की क्या थी? तो वो था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। मैंने कहा ना इनको डिस्कस करेंगे बाद में, केवल अभी आपको इनको वर्ष याद रखना है, रट्टा मारना है इनका बढ़िया से। ये हुआ था आपका 1803 से 1805, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 हुआ था। अब इस द्वितीय आंग्ल मराठा में कुछ संधियां हुई थी, उन संधियों को हमें जानना है। दो संधियां थी प्रमुख। एक तो थी आपका देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, और दूसरा था सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो पहला देवगांव की संधि और दूसरा सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। देवगांव की संधि जो हुई थी बच्चा, वो हुई थी 17 दिसंबर 1803 को, और सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, वो हुई थी आपका 30 दिसंबर 1803 को। ये संधियों के वर्ष है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डेट सहित इन दोनों को याद कर लेना। जो भी आपको पीछे संधियाँ लिखवाई थी, अब जो ये लिखवा रहा हूँ, इनको परीक्षाओं में आपका क्रम लगवा लेता है आपसे कि 4 संधि दे देगा, कहेगा आपसे कि इन संधियों क्रम से व्यवस्थित कीजिए, कौन सबसे पहले हुई थी, कौन सबसे बाद में हुई थी, या ये संधि देगा और इनके आपको वर्ष देगा, तो आपसे वर्ष मैच कराएगा। तो इसलिए इनको बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो जाएगी इसमें प्रमुख घटनाओं में, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये नीचे आएगा नहीं, तो ऊपर लिख दूंगा उसको। आपकी प्रमुख घटना में तीसरी हेडिंग होगी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय भी इसके समय हुआ था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसके समय हुआ था। तो तीसरी घटना है इसके समय की तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ये हुआ था 1817 से 1818, ठीक है। 1817 टू 1818, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 हुआ था। अब इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी 3 संधियां महत्वपूर्ण हैं जो हमें जाननी है, जिनके फिलहाल हमें वर्ष अभी याद करने हैं, ठीक है। तो पहली जो संधि थी वो संधि थी आपकी पुणे की संधि, पुणे की संधि, और ये हुई थी बच्चा आपकी जून 1817 में, ठीक है। और दूसरी जो संधि हुई थी पुणे के पश्चात एक संधि और हुई थी, उसका नाम था आपका ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि। ये हुई थी आपकी नवंबर 1817 में, क्लियर। एक संधि और हुई थी, इसी युद्ध का भाग था वो थी आपका मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि, और ये हुई थी जनवरी 1818 में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 3 संधियां हुई थी और ये अंतिम पेशवा था। इसके समय की प्रमुख घटनाएं हम लोगों ने जानी, इन सबको हम डीपली पढ़ेंगे, बार बार कह रहा हूँ बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इन सबको अच्छे से जानेंगे क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम इसके विषय में प्रमुख घटना के बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके विषय में क्या आता है बाजीराव द्वितीय के समय में वो डिस्कस करते हैं। तो मैं से अंतिम पेशवा था, क्या था? अंतिम पेशवा था। घटना के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप 1818 में अंग्रेजों के द्वारा पेशवा पद समाप्त। पेशवा पद क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो पेशवा था है ना, वो बुरी तरह से क्या हुआ? पराजित हुआ था। कौन? बाजीराव सेकंड अंग्रेजों से पराजित हुआ। मजबूरन इसको अंग्रेजों के हाथ में सारी शक्ति आ गई, तो फिर अंग्रेजों ने पेशवा पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। अब जब पेशवा पद समाप्त हो गया तो फिर ये क्या करेगा बाजीराव सेकंड? तो अंग्रेजों ने क्या करा बच्चा? अंग्रेजों ने इसको बिटूर एक जगह है कानपुर में, वहां इसको भेज दिया एक पेंशनर के रूप में। तो ये पेंशन लेता था 8 लाख रुपए वार्षिक के हिसाब से, और वहां जाकर के ये रहने लगा था, ठीक है। तो आप लिखोगे इसे नेक्स्ट पॉइंट है ना, बाजीराव सेकंड को
पेंशन देकर बिटूर कहाँ पर है? कानपुर, यूपी में कानपुर जो है वहां पर है। बिटूर भेज दिया गया। तो महाराष्ट्र का पुणे है ना, महाराष्ट्र के पुणे में तो था ये पेशवा, कहाँ रहता? महाराष्ट्र के पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे से कहाँ भेज दिया? यूपी के कानपुर में इसको वहां से भगा दिया गया, यहाँ भेज दिया गया और ये पेंशन लेकर जीवन यापन अपना करने लगा था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके समय की वो ये थी कि बाजीराव सेकंड का एक दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र आप समझते हैं क्या होता है? दत्तक पुत्र जानते हैं? दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ। ठीक है, अपना पुत्र नहीं था इसका, लेकिन गोद लिया हुआ पुत्र था, तो वो था दत्तक पुत्र। तो इसने क्या करा था? बाजीराव सेकंड ने एक पुत्र लिया था, दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र, उसका नाम था धुंधुपंथ। क्या नाम था? धुंधु, 2 बार धा बनेगा, धुंधुपंथ। होता है ना धुंधना, किसी को पकड़ के धूल देना, मतलब मारना उसको, वही है धुंधुपंथ। या धुंधुपंथ दिया नाना साहब। तो इनका बाजीराव सेकंड का जो गोद लिया हुआ पुत्र था उसका नाम था धुंधुपंथ या नाना साहब। ठीक है, अब मेरी बात समझना, आप थोड़ा समझ लेना, यहाँ पर हो गया, अब लिखना मैं बोल रहा हूँ, समझ लो बाद में लिखना। तो ये धुंधुपंथ जो दत्तक पुत्र था किसका? शिवाजी का। तो अब जब डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आया था, तो और 1851 में 1851 में डलहौजी उस समय भारत में गवर्नर जनरल था और 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। 1851 में इसकी मृत्यु हो जाती है। पेशवा का पद समाप्त हो गया 1818 में, लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई थी? पेंशनर के रूप में 1851 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र कौन था? दत्तक पुत्र नाना साहब या धुंधुपंथ। तो धुंधुपंथ ने क्या करा? अंग्रेजों से क्या मांगी? पेंशन मांगी कि मेरे पिता को मिलती थी तो मुझे भी पेंशन दी जाए, लेकिन डलहौजी ने इनको पेंशन देने से मना कर दिया। डलहौजी ने कहा कि भाई तुम उसके वास्तविक पुत्र नहीं हो तो मैं तुम्हें पेंशन नहीं दूंगा, जिसके कारण नाना साहब या धुंधुपंथ ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और इन्होंने नेतृत्व जो करा था वो करा था आपका कानपुर से। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिख लो, फिर आगे पता नहीं ध्यान रहे ना लिखाने का। तो धुंधुपंथ में से एरो बना के लिखना आप, थोड़ा सा धुंधुपंथ में से एरो बना के, इनके नाम में से एरो बना के 1751 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात नाना साहब ने अंग्रेजों से पेंशन मांगी, जो डलहौजी द्वारा मना कर दिया गया, जिसके कारण बताए गए, लिखना आप, कोई बात नहीं, जिसके कारण बताए गए, मतलब पेंशन मना करने के लिए क्या कारण बताए थे वो मैं कारण आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये 2-3 कारण हैं और इनसे पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि किन कारणों के चलते डलहौजी ने जो था नाना साहब को पेंशन देने से मना किया था। ठीक है, तो जिसके कारण बताए गए, फर्स्ट एरो बना के उसमें से पहला कारण कौन सा था वो लिखना आप। नाना साहब या धुंधुपंथ आप जो लिखना चाहो, नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक या गोद लिए हुए पुत्र थे। क्लियर? ठीक। दूसरा आप लिखो कारण क्या था, मैं पहले आपको समझा दूं फिर आप लिखना, लिखवा दूंगा। दूसरा कारण ये बताया था, डलहौजी ने ये कहा था, उसने ये कहा कि भाई हमने जो पेंशन दी थी वो केवल बाजीराव द्वितीय को दी थी, बाजीराव के वंशजों को नहीं, हमने उसके परिवार को नहीं दी, केवल बाजीराव द्वितीय को दी थी। अब वो जब वो खत्म हो गया तो पेंशन भी क्या हो गई? खत्म हो गई। अगर हम उसके परिवार को देते कि मरने के बाद उसके वंशज को मिलेगी तब तो ठीक था, जब वो हमने केवल बाजीराव को सेकंड को ही दी है, अब वो मर गया तो पेंशन देने का हक भी नहीं बनता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, पेंशन केवल बाजीराव द्वितीय को दी गई, अर्थात उसके वंशजों को नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपके, यहां तक कारण समझ में आ गए।
अब आप चाहो तो धुंधु पंथ में से दूसरा एरो बना के लिख दीजिएगा, फर्स्ट एरो हो कंप्लीट हुआ हमारा, सेकंड एरो बना के लिख दो या नोट बना के लिख दो, जो मन करे लिखो। उपरोक्त कारणों के चलते, कौन से कारण है जो आपको दो कारण बताते हैं पेंशन ना देने के कारण, उपरोक्त कारणों के चलते नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में भाग लिया। ठीक, बस इतना रहता, कानपुर भाग लिया। अब तांती टोपे इनके साथ थे, कानपुर से इन्होंने कहाँ से भाग लिया था, कौन कौन के साथ था, नाना साहब ने किस प्रकार से, ये कहाँ गए थे, इनके जीवन में क्या हुआ था, बाद में इनका देहांत कैसे हुआ था, नेपाल चले गए थे, क्या हुआ था। जब मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब इनके विषय में पूरी डीपली कहानी बताऊंगा। तब हम नाना साहब को एक बार फिर पढ़ेंगे, तब हम उनको जीवन के जानेंगे नाना साहब के, कि नाना साहब धुंधु पंथ जो थे कानपुर में किस प्रकार से 1857 क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था, किस प्रकार से इन्होंने कैसे करके मतलब अपना सहयोग प्रदान किया था 1857 क्रांति में, इनके जीवन में क्या हुआ था, वो सब जानेंगे हम नेक्स्ट। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा अब वो रहेगा पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन। एक हमने पढ़ा था शिवाजी के समय का प्रशासन, अब पढ़ेंगे पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन। और देन हमारा टॉपिक रहेगा आंग्ल मराठा युद्ध, और उसमें हम 3 युद्ध को पढ़ेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इन तीनों को पढ़ने के बाद मराठा राज्य हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।